तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो इस कहानी को आप अलग अलग चैनलों पे सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस कहानी को सुनाऊंगा और उस कहानी को सुनाने के पीछे एक रीज़न है और रीज़न बड़ा सिंपल सा है। आपने जब उस वीडियो को देखा होगा, और पूरी खबर आपको एक बार अगर डिटेल में थोड़ा सा बता दूँ शुरुआत में, सुल्तानपुर के चौक में एक शॉप है भरत सोनी की। उस शॉप पे 28 तारीख की बात है, दो लोग जाते हैं। उनमें से एक का नाम था अशोक सोनी और एक कोई और थे। ये दोनों लोग जाते हैं। इनमें से जो अशोक सोनी थे वो सुल्तानपुर के ही दोस्तपुर के बनी गांव के रहने वाले थे और बेहद कम उम्र भी उनकी है। उनकी शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है 12 या 13 साल की एक बिटिया है और उनकी पत्नी भी घर पे कुछ काम वाम करती हैं। तो बेहद गरीब परिवार। अशोक सोनी इधर उधर फेरी लगा के, यानी छोटी मोटी पायल कील और किसी के कहने पे एक आध अंगूठी बनवा के, यही सब चीज़ें करके वो बेचते हैं और उसी से पैसे कमाते हैं। बेहद अच्छे बेहद हंसमुख स्वभाव के आदमी। तो आज ऐसे मैं बाहर निकला था, चूँकि मेरे ही बगल का मामला है, तो दिमाग में आया कि चलो वॉलीबॉल खेल लें। तो वॉलीबॉल खेलने के दौरान मैं पहुंचा एक ग्राउंड पे और वहाँ पे इत्तेफाक से अशोक सोनी मिल गए। अब तमाम लोग एक दूसरे को जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। अब सामने से मैंने सोचा कि सामने से पूछूं, शायद उन्हें अजीब लगे और अपना मूड हल्का करने के लिए, चूँकि उनका तो सब कुछ ही चला गया, चूँकि उनकी बैग को लूटा गया था, अपना मूड हल्का करने के लिए वो खेलने हैं, तो उनसे डायरेक्टली पूछना शायद सही नहीं होगा, वो फिर दुखी हो जाए या फिर क्या बात हो। मैंने इशारे में एक दो लोगों से पूछा कि क्या कुछ चीज़ें इनको वापस मिली, चूँकि लगातार इनकाउंटर हो रहे थे, लगातार और सारी चीज़ें हो रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि हाँ, जिनको उड़ाया, जिनको गोली मारी गई, उनके पास बैग मिला, उनके पास सोना मिला, उनके पास चांदी मिली। तो कायदे से भैया आपने इनकाउंटर कर दिया, जिनका लूटा गया उनको सामान भी मिल जाए तो शायद चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इशारे में मैंने एक दो लोगों से पूछा कि अशोक भैया का क्या सोना वोना मिला या नहीं मिला। अब ये लाइन जब मैंने पूछी उन बच्चों से तो उन्होंने इशारे में ही कहा कि नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो फिर इसका मतलब क्या है? चूँकि मंगेश यादव का जब इनकाउंटर हुआ था तो उसमें ये दावा किया गया था कि मंगेश यादव के पास कुछ चांदी की चीज़ें मिली हैं। तो फिर वो चांदी की चीज़ें किसकी थी? अब ये सवाल जब परेशान करने लगा तो फिर मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया और मुझे लगा कि अब इस कहानी को आपको सही समय आ गया है सुनाने का, कि कैसे यूपी पुलिस अपने आप में जो चाहे वो कर दे। गाड़ी पलटना, गाड़ी से भागते हुए गोली मार देना, एक का भाग जाना, एक का मर जाना, और पुलिस के ऊपर रात में ही हमला करना, ये तमाम चीज़ें पुलिस की जो एनकाउंटर की थ्योरी है, खासकर यूपी पुलिस की, वो कॉमन हो गई है। तो अब इस पूरी कहानी के एक एक धागे को खोलते हैं और थोड़ा सा आपको सबूत दिखाते हैं कि हाँ भैया कहाँ सही है कहाँ गलत है। पहली चीज़, मंगेश यादव के बारे में ये कहा गया कि मंगेश यादव उस पूरी लूटपाट में शामिल था। अब शामिल था इसी वजह से यूपीएसटीएफ ने उसका एनकाउंटर किया, और एनकाउंटर किया तो एनकाउंटर करने के पीछे भी एक वजह थी। ऐसा तो था नहीं कि मारने के प्लान से ये लोग गए थे, ये तो पकड़ने गए थे। इनको एक टिप मिली थी और टिप ये थी कि जो यूपी पुलिस है उसको ये जानकारी मिली, खासकर एसटीएफ को, कि जो मंगेश यादव है उसके पास चूँकि लूट का सारा सामान लगभग रखा है, और जब बटा तो लगभग चीज़ें मंगेश यादव के भी हिस्से में आई। तो मंगेश यादव उन तमाम चीज़ों को बेचने के लिए निकलेगा रात के लगभग 3 बजे वो बेचने के लिए निकलेगा और फिर उसको पकड़ने जाना है। इनपुट मिला एसटीएफ, जो उसके चीफ थे, एक तरह से उनको लीड करना था। उन्होंने कहा कि भाई अब देश की बात है और यूपी पुलिस और यूपी जनता के असमत की बात है, इज्जत की बात है, मैं जूते वूते बाद में पहनूंगा, भी जिस हालत में हूँ फ़ौरन निकल चलता हूँ। इसके बाद शाही साहब निकलते हैं। निकलने के बाद फिर पहुँचते हैं। जैसे ही मंगेश और उसके पीछे बैठा वो लड़का इनको देखता है, फ़ौरन तमंचा निकालता है। इन्होंने कहा कि भाई ये सरेंडर कर दो, नहीं करोगे तो हम तुम्हें घेर के पकड़ लेंगे। उसने गाली देनी शुरू कर दी। फिर इन्होंने कहा कि प्लीज़ आप लोग गाली मत दो, पुलिस की गाड़ी में बैठ जाओ। उसने फिर तमंचा निकाल लिया। इन्होंने फिर हाथ जोड़े और पैर पड़ते हुए कहा कि भैया आप तमंचे मत दिखाओ, आप बैठ जाओ गाड़ी में, चलो कोर्ट तुम्हारा फैसला करेगी, इंसाफ होगा। उन्होंने फिर फायर कर दिया। अब जैसे ही फायर कर दिया फिर मजबूरी में इन्होंने पहले गन निकाली, डराया। फिर वो नहीं माना, वो नहीं डरा, वो गाली देने लगा। फिर उन्होंने हवा में गोली चलाई। अब जब हवा में गोली चलाई गलती से वो मंगेश को लग गई और मंगेश की मौत हो गई।
ओवरऑल इनकाउंटर की यही सारी थ्योरी है कि आत्मरक्षा में इन्होंने गोली चलाई, मंगेश बेचने जा रहा था और फिर फायर हुआ, फायर होने के बाद फिर गोली मारी, गोली लगने की वजह से वो मर गया। अब ये तमाम थ्योरी जब सुलझा दी, चूँकि मेरे ज़िले का मामला है, तो पहले जब ग्रुप में फ़ोटोज़ आए तो हम लोग भी खुश हुए कि वाह यार, पुलिस ने कितना अच्छा काम किया, जो लुटेरे हैं उनको मार दिया। और जिस हिसाब से अंजाम दिया गया था, चूँकि जिस टाइम लूटपाट हुई थी मैं 2 घंटे बाद उस जगह पर पहुँच गया, तो पहुँचने के बाद जब उन लोगों के उतरे चेहरे देखे, इधर जो सोनी साहब थे, अशोक सोनी, उनके घर पे गया, उनकी तो बिटिया बेचारी रो रही थी, उनकी पत्नी रो रही थी, पूरा बाज़ार एकदम सन्न पड़ा था कि क्या हो गया। उधर जो भारत जी थे उनके घर वाले रो रहे थे। तो तमाम चीज़ देखने के बाद एक बार लगा चलो ठीक हुआ, लेकिन फिर एक सवाल निकल के सामने आया कि चलो लूटपाट के आरोपियों को गोली मार दी गई, चूँकि 10-12 लोग थे, उनमें से जो मास्टरमाइंड था जिसके ऊपर 37 मुकदमे दर्ज हैं उसने अपने आप को सरेंडर कर लिया, तो वहाँ से सोने की रिकवरी हो जानी चाहिए थी। बाकी जो 3 लोगों को पकड़ा गया जिनके पैरों में गोली लगी, जिनके साथ मुठभेड़ हुई थी, जिनको 1 सितंबर को पकड़ा गया है मुठभेड़ में, वहाँ से भी सोने की चांदी की रिकवरी हो जानी चाहिए थी। इधर फिर मंगेश तो बेचने ही जा रहा था, उसको भी गोली मारी गई, फिर वहाँ से भी रिकवर हो जाना चाहिए था। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ना ही भारत सोनी को कुछ मिला, ना ही अशोक सोनी को कुछ मिला, और अभी तक 1 ग्राम सोना रिकवर नहीं हुआ। और कायदे से आपको बता दूं कि 50 किलो चांदी और लगभग 1.5 किलो सोना ऑन द रिकॉर्ड लुटेरों ने लूटा है। अब रिकवर नहीं हुआ तो उस पर भी कुछ लोग कह सकते हैं कि चलो रिकवर नहीं हुआ, कुछ दिन बाद रिकवर हो जाएगा, कोर्ट में पेश होगा कि इन्होंने भाई ये लूटा था सबूत के लिए। लेकिन ये बात फिर उन लोगों को तो बताई चाहिए जिनके घर का ये मामला, जिनका सोना गया, कि भाई आपका सोना हमें मिल गया है, हम कोर्ट में एक बार पेश करा दें, उसके बाद आपको आपका सामान मिल जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरी हैरान करने वाली बात ये है कि मंगेश यादव उस जगह पे था या नहीं था, इस बात का सबूत किसी के पास नहीं है। 5 लोग आए थे दुकान के अंदर, उनमें से कुछ ने अपने चेहरे को ढक रखा था, कुछ ने हेलमेट पहन रखा था। इसके बाद भी अगर कदकाठी से एक अंदाज़ा लगाया जाए तो कोई भी, चाहे वो भरत सोनी हो, चाहे वो अशोक सोनी हो, चाहे वो तीसरा शख्स, चाहे भरत सोनी के जो बेटे हैं वो, ये टोटल 4 लोग, सीसीटीवी कैमरा, कोई भी आराम से या फिर इत्तेफाक से या फिर कोई भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि मंगेश की जो कदकाठी है मंगेश यादव की किसी से मिलती है। पहली चीज़, यानी अभी तक ये भी नहीं प्रूफ हुआ है कि लूटपाट में मंगेश शामिल था या फिर उस क्राइम सीन पे मौजूद था। तो फिर मंगेश का नाम कैसे आया? तो मंगेश के नाम आने के पीछे पुलिस की अपनी एक थ्योरी है। दरअसल जब जांच पड़ताल की गई, जब ये हुआ कि ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो मंगेश के नाम पे फिर ये हुआ कि सबसे पहले आसपास के तमाम जिलों के जो हिस्ट्री शीटर है उनका नंबर निकाला गया और उनकी एक क्राइम की फेहरिस्त निकाली गई। तो उसी में से फिर मंगेश यादव का भी नाम आया। पता चला कि जो मंगेश यादव है लूटपाट की कुछ घटनाओं में अंजाम दे चुका है और उसमें 2 बार ये जेल भी जा चुका है। तब पुलिस वालों को यहाँ से मंगेश पे डाउट हुआ। ऐसे ऐसे करके कुछ और लोगों के नाम निकल के सामने आए। तो जब 1 तारीख को 3 लोगों को नाटकीय तौर पर एक पोयर में गोली मार के पकड़ा गया, तो उसी की बात से ये हुआ कि इन तीनों ने एक नाम बताया और वो नाम मंगेश का था और बाकी 1-2 नाम और बताए। तो फिर यहाँ से तमाम लोगों का नाम निकल के सामने आया। उसके बाद पुलिस ने गोली मार दी। लेकिन अब कई सारे ऐसे सबूत हैं जो कह रहे हैं कि मंगेश यादव का पूरा एनकाउंटर फेक था। कैसे? तो पहली चीज़ ये है, जिस जगह पे ये लूटपाट हुई थी उस जगह को मैंने बहुत करीब से देखा है, मेरा बचपन वहाँ गुजरा है। उस जगह पे आप बाइक लेके नहीं चल सकते। और सुल्तानपुर में पिछले कुछ सालों में तो थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है जाम को लेके, बाकी सुल्तानपुर के शहर में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो जाम ही है। आप चौक से निकल के बाद मंडी होते हुए इतनी आसानी से नहीं आ सकते और ना ही जा सकते। हाँ, जाते वक्त अगर आप तमंचा लहरा रहे हैं, आप फिर ऐसी स्पीड में ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जा सकते हैं। लेकिन आने के लिए तो आपको प्यार से आना होगा ताकि यह किसी की आपके ऊपर नज़र ना पड़े। तो मंगेश भी बाइक से आया होगा तो प्यार से आया होगा। धीरे धीरे, चौक के अंदर भीड़ भाड़ का पूरा इलाका है, यानी पैर रखने की जगह नहीं है। हज़ारों 1000-2000 लोग उस चौक में चलते रहते, इतनी भीड़ होती है। दुकान वाले अपने सामानों को बाहर रखते, इस वजह से सड़क भी जाम रहती है। तो ऐसे हाल में बाइक तेज़ी के साथ लाना भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, जो मंगेश की बहन है प्रीति, क्योंकि मंगेश के फादर तो बाहर रहते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं। मंगेश की जो बहन है प्रीति, उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में फ़ीस जमा हो रही थी और ऐसे हाल में जो मेरा भाई था मंगेश, वो तो मेरे साथ था। फीस जमा करने के दौरान उस दिन, यानी 28 अगस्त जिस दिन लूटपाट हुई, अब हो सकता है कि लोग कहें कि भाई बहन है, भाई के लिए झूठ बोल रही हो, लेकिन फिर स्कूल प्रशासन ने भी कहा कि हाँ भाई वो तो मौजूद था। अब लगभग 12:17 पर लूटपाट हुई है।
10 से लगभग 12 साढ़े 12 तक या फिर 12 तक ये कहा गया कि वो वहाँ पे था। जौनपुर से उस जगह का जो रास्ता है, मान के चलिए हम लोग भी जाते हैं अगर जौनपुर, तो 1 घंटे से प्लस ऊपर लगता है, 1.5 घंटे 2 घंटे, क्योंकि सड़क ऐसे बीच बीच पे जाम होता है। लेकिन किस रफ्तार से मंगेश बाइक लेके वहाँ से आ गया और फिर लूटपाट करके फिर स्कूल पहुँच गया, इसके बारे में पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। क्राइम सीन पे मंगेश मौजूद था, इसका कोई सबूत है, इस बात का भी जो यूपी पुलिस है, जो एसटीएफ है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तीसरी बड़ी बात, मंगेश लूटपाट करता था, ये भी ठीक है, मंगेश के ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं, ये भी ठीक है, लेकिन आज तक मंगेश के ऊपर कहीं भी कोई भी आर्म एक्ट का कोई मुकदमा नहीं है। यानी 8 मामले दर्ज हैं, उसमें से कई चोरी के हैं, लूटपाट के हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी मामला आर्म एक्ट का नहीं है। लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी थ्योरी में कहा कि जो मंगेश यादव है, जैसे हमने कहा कि भैया आ जाओ, बैठ जाओ गाड़ी में प्लीज़, मंगेश यादव के पास एक तमंचा मिलता है और एक बाइक मिलता है, और साथ ही एक और लड़का था जो उसके साथ भाग गया। तो फिर सवाल ये उठा कि बाइक किसकी थी, क्योंकि बाइक असद का भी एनकाउंटर हुआ तो उसमें बाइक की वो डिटेलिंग बताई गई थी कि बाइक पे था। तो फिर मंगेश के पास अपनी बाइक थी नहीं, दूसरा लड़का कौन था उसकी जानकारी है नहीं, तो बाइक किसकी थी। तो जब बाइक की कुंडली खंगाली गई तो पता चला बाइक जो है वो चोरी की थी। और चोरी के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, एनकाउंटर होने के कुछ घंटे पहले ही उस बाइक की चोरी का जो मुकदमा है वो दर्ज करवाया गया, और ये कहा गया कि ये बाइक 20 तारीख से चोरी है। 20 तारीख से एक बाइक चोरी होती है। अब रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें, एसटीएफ के हिसाब से, उस बाइक को मंगेश ने चोरी कराया। आपकी बाइक चोरी होगी, आप आधे घंटे पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, 1 घंटे में, लेकिन वो बंदा 10 से 12 दिनों तक शांत रहा। आखिरी के 8 घंटों में ही वो जाता है पुलिस के पास, एफआईआर करवाता और कहता है कि मेरी बाइक किसी ने चोरी कर ली, और वही बाइक फिर मंगेश के पास बरामद कर दी गई। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया। दूसरी चीज़ आप समझिए, दूसरी चीज़ इतनी हैरान करने वाली बात यह है कि मंगेश उस जगह पे मौजूद था, इस बात का कोई सबूत नहीं है, फिर भी उसको 1 लाख का इनामी बदमाश घोषित कर दिया गया। और 1 लाख का इनामी बदमाश आराम से अपने घर पे, अपने गांव में मौजूद था, जौनपुर में, और रात के 3 बजे वो किस व्यापारी के पास वो सोना और चांदी बेचने के लिए यूपी में जा रहा था, ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि इतने बड़े मामले में जहां एक आदमी जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही, जिसको 1 लाख का इनामी बदमाश घोषित किया गया है, वो रात के अंधेरे में किस दुकानदार को सोना या चांदी बेच देगा, वो भी तब जब उसे पता है कि यूपी पुलिस उसके पीछे, यूपी एसटीएफ उसके पीछे। 1 तारीख को ही एनकाउंटर हुआ, 3 लोगों के पैरों में गोली लगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चांदी लेके निकल पड़ा रात के अंधेरे में, वो भी यूपी में ही बेचने। अगर बेचना होता किसी और राज्य में जाता तो अलग बात थी, यूपी में बेचने हो गया था, तो अजीब बात है। तीसरी चीज, मंगेश का कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कि वो कोई मेजर क्राइम उसने किया हो। गांव में आप किसी भी एक लड़के को देख लीजिए, 2-4 एफआईआर यूपी में हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-4 छोटे मोटे अपराध की, हाँ उसने चोरी की थी, उसने ये किया तो उसने वो किया था, आदमी फंसाने के लिए भी एफआईआर करवा देता है। अगर गरीब तबके के लोग हैं तो हो जाता है, दुश्मनी निकालने के लिए लोग कर देते हैं। लेकिन एक चोरी के मामले में उसके ऊपर 1 लाख का इनाम बनाना, वो भी तब जब कहीं से प्रूफ ही नहीं हुआ कि मंगेश यादव उस पूरे क्राइम सीन पे मौजूद था। अगर मौजूद था तो फिर क्या सबूत है। इधर एक और बड़ी घटना हुई, एक और शख्स जिसका नाम था विनय शुक्ला, उसको यूपी पुलिस ने घर से उठाया। उसके फैमिली वाले फौरन सामने आ गए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चे को भी उठाया है। लेकिन अभी तक किसी भी थाने में विनय शुक्ला की गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं है। तो विनय शुक्ला कहाँ है, उसे कहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है या फिर मार दिया गया या फिर क्या किया गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीसरी और सबसे अहम पहलू इस पूरी कहानी का, आमतौर पे अगर मैंने चोरी की और हो सकता है मेरा कोई पार्टनर हो सकता है जो मेरा कैमरामैन है वो मेरा पार्टनर हो, मैं इस पूरे कहानी का मास्टरमाइंड हूँ, मैंने चोरी की, लूटपाट की, वो मेरे साथ था, मैंने रायबरेली में सरेंडर कर दिया। लेकिन अब बड़ी बात ये सोचिए आप कि रायबरेली में जब उसने सरेंडर किया और मैं उसके ग्रुप में काम करता हूँ और वो काम करता है मेरे ग्रुप में, और मैं एक 37 मुकदमे का अपराधी हूँ ऑन द रिकॉर्ड, तो मेरी गैंग में अगर वो जुड़ा होगा तो मेरे फ़ोन से उससे कभी बात हुई होगी, उसने मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया होगा कि भैया लूटपाट कहाँ करनी है। लेकिन अभी तक यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ कहीं से भी विपिन सिंह, मंगेश यादव के बीच कोई भी कॉमन लिंक नहीं निकाल पाई है। यानी कहीं से भी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि जो विपिन सिंह है वो मंगेश यादव से कैसे मिला, मंगेश यादव विपिन सिंह से कैसे मिला, दोनों के बीच क्या कॉमन लिंक है। और अगर इतने बड़े गैंगस्टर जिसके ऊपर 37 मुकदमे, अगर उसके साथ वो उसका चाऊ माऊ बन के काम कर रहा था
तो मंगेश की जो माली हालत थी इतनी गड़बड़ कैसे थी। यहाँ तक कि उसके पास अपनी खुद की बाइक भी नहीं थी। 1 लाख का इनामी बदमाश होने के बावजूद वो अपने शहर अपने जौनपुर में ही था। वहीं से उसको उठा लिया गया, वहीं से उसका इनकाउंटर कर दिया गया और फिर वहीं से वो सोना बेचने निकल गया था, जबकि उसे पता था कि उसके ऊपर 1 लाख का इनाम है। और इनाम बढ़ाने की भी एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है। अगर आज मेरे ऊपर 1,50,000 का इनाम है, कम से कम हफ्ते भर मामला चलता है या फिर 10 दिन चलता है, 20 दिन, 50 दिन, तब जाके कुछ हज़ार बढ़ाए जाते हैं। सुबह 50,000, शाम तक पकड़ने की कोशिश, अगले दिन उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया और ऐसे ही बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ठोकना था। और ठोकना ही था तो विपिन सिंह को क्यों नहीं ठोका? अभी भी अगर वो ठोकना चाहते तो बहुत सारे तरीके थे कि भाई जेल से पूछताछ के लिए बाहर लेके आए, वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, उसको नहीं, मंगेश को ठोक दिया। विनय शुक्ला गायब है, पता ही नहीं कहाँ है। तो ये तमाम सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल, और इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया कि भाई यूपी पुलिस क्या कर रही है वो अलग बात है, बदमाशों के साथ हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जिनका सब कुछ गया, चाहे वो भरत सोनी हो, चाहे अशोक सोनी हो, ताकि और लोग जो हों, उनको कब क्या मिलेगा? उनका सोना कब उनको वापस मिलेगा? उनकी प्रॉपर्टी उनको कब वापस मिलेगी? और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आदमी कोई दुकान खोलता है, कोई सोना लेता है, कोई सामान लेता है तो कर देता है, टैक्स देता है, जीएसटी देता है। तो जीएसटी अगर सरकार को दे रहा है तो उसके सामान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी सरकार की है। और अगर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो फिर जीएसटी किस बात की? अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और अगर टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, तो सड़क अच्छी होनी चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की है। अगर अच्छी नहीं है तो फिर टैक्स क्यों दें? तो भारत बेचारे, उन्होंने कितने टैक्सेस दिए होंगे सरकार को अपनी सुरक्षा के लिए, और उन्हें क्या मिल रहा है? उनसे पूछो तो कहते भैया कुछ नहीं मिला। उनसे पूछो कि मंगेश को आप पहचानते हो, वो कहते हैं नहीं। और फिर यहाँ फिर इतना बवाल मचा हुआ है। खैर, मुझे लगा इस कहानी के माध्यम से इस बात को भी उठाना चाहिए कि भाई जो हो रहा है वो हो, लेकिन अगर एसटीएफ सच में सही काम कर रही है, सोना चांदी सब बरामद कर ले रही है, जो लुटेरे उनको पकड़ चुकी है, तो फिर सोना उनका जिनका है उनको दे दे, उनका पैसा उनको दे दे। उनके बेचारे भूखे बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। तो फिलहाल उम्मीद है कि आप लोग भी इस बात को समझेंगे, इस बात को उठाएंगे कि जो कर रहे हैं वो ठीक है या फिर नहीं ठीक है, वो जांच का विषय, लेकिन जिनका सब कुछ गया उनको आप लौटा दीजिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।